अभी मैं उनको एक रास्ता बता के आया हूँ। वो एक्चुअली मैसेज बॉक्स पे जाकर लाइव होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए समस्या आ रही थी। अभी मैंने उनको कहा है कि फ्रंट में जो टॉप पर मैं लाइव दिखूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करिए, तो फिर आप सबको देख पाएंगे। हाँ, वही समस्या आ रही है। वही। फ्रंट में आप बाहर आके जुड़े हो ना उससे? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर आकर ही जुड़ा हूँ भैया। जो ऊपर जहां मैं लाइव दिख रहा हूँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सबके नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं। केशव राय जी लिख हाँ रहे हैं, ज्वाइन उन्होंने किया है जी। हाँ। ये मोबाइल अभी आपने स्टैंड पे लगा रखा है या आप कहीं मूवमेंट कर सकते हो? मूव भी कर सकता हूँ। थोड़ा देखो, जगह बदल कर देखो। या सिम आपकी कोई दूसरी है इसमें मोबाइल में? नहीं, स्ट्रीम तो या फिर डॉटर की है स्ट्रीम, लेकिन वो उस पे फिर लोगों को मालूम नहीं है, तो आई थिंक सो। हाँ, उसमें आपके लोग शायद एकदम से नहीं जुड़ पाएंगे, ये एक रहेगा। जी। या एक काम करता हूँ, ये स्ट्रीम मेरी स्ट्रीम उस पे ओपन करके देखता हूँ आईफोन में। हाँ, ऐसा करके देखो। जी। अभी पहले थोड़ा थोड़ा जगह बदलो, अभी कहाँ इस समय जहां भी हो, थोड़ा सा जी। बेहतर नेटवर्क की तरफ या खुली जगह पर आके देखिए। हाँ, वो वाईफाई से कनेक्टेड है फोन, तो जियो फाइबर का जो गोल्ड प्लान है वो है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज परफेक्टली ऑल हाँ राइट। हाँ, पर ये जो घूम रहा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है अभी भी लगातार। करेक्ट वो करेक्ट विजुअली करेक्ट। वो विजुअल सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा कोई सा बात इधर नहीं। उधर जगह बदलो। हाँ हाँ हाँ, जगह मैं बद करता हूँ। ओके। हाँ, हाथ में लेकर ही मूवमेंट कर लो, जहां से दिखने लगोगे हाँ। वहीं बैठ जाना। आज आप हम सबके लिए प्रतीक्षा है। सभी है, रितेश फिर से जुड़ गए, अनुज जुड़ गए, केशव राय बम्बई से हैं, मेरे दोस्त पुराने कितने फिल्म जर्नलिस्ट हैं। सुंदरलाल जी हैं, सुनीता जी हैं, सभी हैं। इसमें हम लोग जितने देर से जुड़ पाएंगे उतनी कम बातचीत हो पाएगी। यस। क्या बात है बाबा! वो इसलिए हुआ क्योंकि आपसे हमेशा सकारात्मक मिलती है ना सुनील ने, हर हर मसला आप बड़े आसानी से सुलझा देते हैं। तो और बात बात सिंहस्थ की है, तो यही समय था जिस जिस हिसाब से वहां मैनेज किया था इतना बड़ा महाकुंभ महादेव का। तो इंस्टाग्राम और ये तो मैनेज हो गया। नमस्कार सुनील मैं भाई। अभी नमस्ते भैया, मैं यही बात सब आपके आने से पहले सबसे कर रहा था, एक ग्राउंड जी बना रहा था कि मैं कितने पहले से आपको जानता हूँ और क्या बात मुझे आपकी हमेशा प्रभावित करती रही है। जी और कैसा एक संयोग था कि हम लोग मिले पहली बार और फिर उसके बाद हमेशा के लिए जुड़ गए। जी। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। और वाकई। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैंने वक्त वक्त पर सुना भी है, जी वादन करते हुए भी, और मिला जुला तो मैं हुई। जी यहाँ पर हमारे आपके सब जानने वाले भी हैं, आप सबको देखते रहिए। जी। और सबसे आप मुखातिब भी होते रहिएगा अपनी बात करते करते। जरूर। आप अपनी बात को आप थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हो, रोक भी सकते हो। हाँ और अब सुचित्रा हरवलकर जी हैं, वो शुरू से रुकी हुई हैं हाँ आपके बिल्कुल। ज्वाइन होने का इंतजार। जी और भोपाल से मेरे दोस्त हैं, इंदौर से हैं, बम्बई से हैं जी। सब। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मुझे भी इधर बहुत भैया खुशी। हाँ, आप बोलो।
जी, बहुत अच्छा लगा। और इस माध्यम से मैं सुन रहा हूँ आपका लाइव, उससे कलाकारों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर क्या होता है कि संगीत का कार्यक्रम होता है, कलाकार अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनके बारे में खास बातें जानने का ये अवसर जो आपने ये जो उपक्रम किया है, बहुत अच्छा लगा। उसका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा ये असल में हमने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बम्बई में हम एक कार्यक्रम में हमें किसी कलाकार का इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। है। जी। हाँ, ये ठीक हो गया। तो वो गजल सिंगर थे जी। हरियाणा के। उनसे बात करने के बाद मुझे लगा अच्छा, वो पूरा बम्बई का पूरा वातावरण जो है इतना खूब अंग्रेजी में टॉक होता था, तो मेरे अंग्रेजी में हाथ हमेशा तंग रहा है, मैं क्या बताऊं। तो मुझे हमेशा एक इस बात का तो मुझे सदमा ही बैठा रहता है कि इतने गुणी और ज्ञानी लोग जो हैं, जी। इनके पास अनुभव, ज्ञान और इन सब की अथाह संपदा है, लेकिन वो सब हिंदी में व्यक्त नहीं होती। जी। जबकि हमारा देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदी में सब अच्छी महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहता है, सुनना चाहता है। सही बात। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक ऐसा उपक्रम करके देखता हूँ जिसमें हम लेखकों कलाकारों से बातचीत करें, और ये पूरा समय जो हमको घर में बंद रहकर बिताना पड़ रहा है, जी। इस पे कुछ थोड़ा सा रौनक आए, कुछ कलर, रंग हाँ, फैले। लेकिन सुनील भैया, ऐसा मत करिएगा कि लॉकडाउन के बाद ये उपक्रम आप लॉक मत करिएगा। इसको आप अनलॉक ही रखिएगा, और ये उपक्रम उसके बाद भी जारी रखिएगा, या संडे ले लीजिए, या कुछ ऐसा कुछ समय डिसाइड कुछ, करके आप। हाँ, एक अंत में ये करना पड़ेगा कि जब हम लोग सब रोजमर्रा के जीवन में जुड़ेंगे जी। तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन फिर ये बातों बातों में इसको जारी रखेंगे, कब कब हफ्ते में 1 या 2 बार। बिल्कुल। हो, बहुत अच्छा हो है। सकता है। हाँ, समय तो हम इसका भी बदलने जा रहे हैं, 4 दिन बाद अच्छा। 6:30 कर देंगे, अच्छा। 5:30 के बजाय। ओके। तो उससे थोड़ा ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। बहुत अच्छा। बहरहाल, मुझे आपसे जानने की जिज्ञासा है, मेरे सब साथी जो इस समय है, जी। कि मूल रूप से आप धार जिले को बिलोंग करते हैं, जी। जी। हाँ, धार के रहने वाले हैं। जी। तो और परिवार पूरा संगीत से जुड़ा रहा है। तो जी। पृष्ठभूमि के बारे में हमको बताइए जरा, कि संगीत आपकी चेतना में किस तरह आया, जी। परिवार में कौन कौन लोग थे आपकी पीढ़ी में, आपके पिताजी और पिताजी से पहले दादाजी, माता के परिवार से, वो जी। हमको बताइए। संगीत मुझे सुनील भैया विरासत में मिला। और मेरे दादाजी जो थे वो, धार रियासतें तब हुआ करती थी, रियासतें थी, तो धार जो रियासत थी उसमें दरबारी गायक थे मेरे दादाजी, पंडित दत्तात्रेय बलवंत दीक्षित जी उनका जी नाम जी। था। और हाँ राजा के दरबार में जैसे रत्न होते थे, वैसे उनका काम था कि दरबार में जाकर गायन करना। तो ये हाँ हाँ। उनका था। और तब पिताजी बताते थे कि जैसे आज हम एयर कंडीशन कार बोलते हैं कि यार फलाना के पास एयर कंडीशन कार है, तो हाँ हमारे दादाजी को महाराज साहब, गुरु महाराज करके बुलाते थे। तो हाँ उस समय में एक बार पिताजी ने कहा कि अरे, तेरे दादाजी के लिए एयर कंडीशन बग्गी आती थी। तो हाँ। मैं बड़ा पेशोपेश में पड़ गया। मैंने कहा एयर कंडीशन बाबा, उस समय कहाँ बग्गी में एयर कंडीशन कैसे लगेगा? तो बोले तू भी है अभी बच्चा ही। बोले हाँ। 4 जने पंखा झलने वाले खड़े होते थे जब बग्गी चलती थी, तो वो उस अच्छा। जमाने की एयर कंडीशन बग्गी कहलाते थे। तो हम्म। संगीत मुझे विरासत में मिला। और हमारा धार का जो पुश्तैनी घर है, वहाँ पे कई बड़े बड़े पंडित लोग, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, मल्लिकार्जुन मंसूर जी, और हाँ। उनके साथ आना जाना था दादाजी के यहाँ। तो हम्म। संगीत वहीं से मुझे प्राप्त मिला, मतलब विरासत में मिला। और फिर पिताजी ने मुझे तबले की ओर आकर्षित किया, और माताजी खुद ग्वालियर घराने से गाती है, तो संगीत मुझे विरासत में मिला। कितनी उम्र से बजा रहे हैं तबला? अराउंड अबाउट मुझे याद है, मैं 2-2.5 साल का था, क्योंकि मुझे, मेरे पास फोटो है बहुत छोटा सा। मुझे बैठते नहीं आता था, लेकिन मुझे वो गद्दे तकिए से टिका के और तबला हाथ में दे देते थे। तो तबला पिताजी ने और माताजी ने रखा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मुझे तबले की तरफ ही क्यों आकर्षित करवाया? मैं तो गाना भी गा सकता था, आप सब गायक थे। तो हाँ। आ,
पिताजी ने बहुत अच्छा मुझे जवाब दिया। माँ बोलती थी कि क्या होता था कि हमारा तिलक पथ में एक किराए का कमरा होता था रामबाग में। तो वहां पर बड़े उस्ताद साहब जैसे उस्ताद आमिर खान साहब, उसके बाद तबलिये जो है बहुत जाने माने उस्ताद सुलेमान खान साहब है, दीपक गरुड़ जी हैं, और जयवंत सोमन जी है, हमारे मामा जी है। तो ये लोग सब बारी बारी से वहां पे रियाज करने के लिए आते थे। अब चूंकि ऐसे में गाने वालों की संख्या ज्यादा थी, तो गाना रात भर होता था। तो कई बार ऐसा होता था कि आज अभी इस समय कोई तबलिया है नहीं, तो पापा ने ठेका लगाना मुझे सिखाया कि बोले अभी तुम बैठो, बोले अभी कोई है नहीं तो बोले तुम शुरू करो ठेका लगाना। तो फिर पापा ने तबले पर हाथ रखवाया। तो ऐसे मेरी तबले की बेसिक छोटी सी जो एक, जैसे बच्चों को चॉकलेट दे दो तो खुश हो जाते हैं, तो मुझे विलंबित लय में वो नहीं बजवाते थे, मुझे वो बोरिंग सा लगता था। बोले धीमी लय में क्या बजाना, एकदम बोरिंग सा लगता है। तो वो जो मध्य लय से द्रुत लय में आते थे तो मुझे मौका मिलता था बजाने का। तो ऐसे में शुरू हुआ, और शुरुआती तौर पर मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था सुनील भैया। तो एक पैशन था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और उसके लिए भी बहुत मेहनत की मैंने, और स्कूल्स डिवीजन खेला और आगे बढ़ने की तैयारी थी। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया कि जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जो होता है, अभी भी यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां जाने का मुझे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तरफ से मौका मिला। तो वहां गया मैं, और वहां जब मैं गया तो वहां मुंबई यूनिवर्सिटी से अनुराधा पाल जी आई हुई थी उस फेस्टिवल में बजाने के लिए। तो जब कंपटीशन हुआ तबले का तो उनको प्रथम स्थान मिला और मुझे द्वितीय। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे फर्स्ट क्यों नहीं मिला, वो मुझे पहला आना चाहिए था। तो ये सब बातें जब हम कर रहे थे तो अचानक मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुराधा जी स्वयं मेरे पास आई और मुझे होकर बोली कि तुम्हारा हाथ अच्छा है, बोले तुम कहाँ सीखते हो, ऐसा उन्होंने मुझे पूछा। तो बात हुई तो वो मुझे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के पास लेके गई, और असली जब तबले की और संगीत की समझ परख का दौर तब शुरू हुआ सुनील भैया। और इंदौर में आपको कौन सिखाते थे? आपके रियाज गुरु आपके? इंदौर में प्रथम मेरे तबले के जो गुरु है वो पंडित दिनकर मुजुमदार जी हैं, जो उस्ताद जहांगीर खान साहब के शिष्य हैं। तो उनसे मेरी पूरब घराने की तालीम हुई। और एक मजेदार बात ये हुई कि जब मेरा तय हुआ कि मुझे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के पास तबला सीखने जाना है, तो मुझे मेरे गुरुजी ने एक चिट्ठी लिख कर दी उनके नाम से, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के नाम से। तो और तय ये हुआ कि अनुराधा जी मुझे उनके पास मुंबई में लेके जाएंगे। तो मैं वो चिट्ठी लेकर मुंबई पहुंचा, और वो चिट्ठी मैंने उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के हाथ में दी और उनको पढ़कर सुनाई। मैंने जब चिट्ठी दी तो मुझे बोलते उनका एक डोगरी लैंग्वेज, अरे तू ही पढ़ के सुना, ऐसे करके उन्होंने बड़े ठास के मुझे बताया। जब मैंने पढ़ के उनको, तो उन्होंने सब वो रेफरेंस निकाला। बोले जहांगीर खान साहब पूरब घराने के मध्य लय के बड़े जादूगर थे, और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में कही। और मुझे ये बोला कि जब मैं इंदौर आता था तो मुझे खुद नीचे बैठते थे और मुझे गद्दी पे बिठाते थे उस्ताद साहब। ये उनकी सरलता और सहजता और विनम्रता का, बोले ऐसा उदाहरण मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। तो ये सब हुआ। फिर जब उनसे तालीम शुरू हुई तो सब उन्होंने मुझे पिछली तालीम का भी मुझे पूछा कि क्या सीखे, जरा पुराने अपने उस्ताद साहब से, पंडित जी से क्या सीखे हो, थोड़ा सुनाओ। तो उनको मैंने सुनाया तो बड़े खुश हुए, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने मेरे हाथ में कोई चेंज नहीं करवाया सुनील भैया। उन्होंने कहा तुम्हारा हाथ जो है उसको चेंज मत करो, जैसा है वैसा ही है, अब तुम मेरे से जो सीखना चाहते हो वो मैं तुमको सिखाऊंगा। तो ऐसे फिर हमारा
सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। वहां आप कितना समय रहे उनके पास? मैं तकरीबन 5 से 7 बरस था सुनील भैया। और हाँ। उनकी उम्र थी 73-74 साल की उम्र थी। 75 भी हमने उनके घर पे मनाई थी, हमें याद है। तब हाँ। जाकिर भाई ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उनके पास में 5 से 7 साल सीखा और फिर मेरा उनसे गंडा बंधन भी हुआ। हाँ। जी। उनकी क्या बात आपको बहुत प्रभावित करती थी हमेशा? वो तो बहुत ऋषि की तरह व्यक्ति थे, उस्ताद अल्लाह रखा था। जी। तो मुझे याद है जब एक तो उनका एक तकिया कलाम होता था, मतलब वो कुछ बंदिशें जब रचनाबद्ध करते थे, जब वो उसको बांधते थे बंदिश को, तो ऐसा हाथ उनका ऐसा रहता था और ऐसे यहाँ चलती थी उंगलियां और ऐसे जोर से खुद ही अपने सर पर मारते थे और बोलते थे हद तुम्हारी। ऐसा एक उनका तकिया कलाम आता था। तो हम ये समझते थे कि बंदिश बन गई, ये एक वो साइन आता था और अब हमको वो फिर वो सिखाते थे। और उनसे जुड़े रोचक किस्से तो कई हैं, लेकिन मेरे साथ एक जो प्रसंग उस्ताद साहब का जो था वो ये था कि मैं बोरीवली में रहता था और उस्ताद साहब नैपियनसी रोड पे रहते थे और हमारी क्लास लगती थी दादर में। तो अच्छा। जी, तो एक दिन मुझे उस्ताद साहब बोले कि तुम जरा सुबह घर पे जल्दी आ जाओ, तो वहां से साथ में घर क्लास में जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं अपना 4 बजे पहुंच गया। 4 बजे देखा अब्बा जी रेडी थे, कुर्ता वगैरह डाल के और अपना सिगरेट वगैरह सुलगा के अपना मिजाज बना रहे थे और सब कुछ हुआ। फिर अचानक 4:15 जैसे ही बजी तो अम्मा जी से पूछने लगे कि ड्राइवर नहीं आया अभी, मुझे कौन लेके जाएगा, क्लास में बच्चे वहां पे है और ये सब बातें हुई। तो मैंने सहमी दबी दबी सी आवाज में उनको बोला कि अब्बा जी मैं गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरा ये भाव था कि उस्ताद साहब के साथ और ऐसे प्रसंग बने मेरे जीवन में कि जो मुझे जीवन में याद रहे, ऐसा मेरा वो स्वार्थ था और कुछ नहीं। तो फिर मुझे बोलते हैं, फिर मेरी बात को उन्होंने अनसुना कर दिया, कुछ कहा नहीं। मैं ये रोक के पूछ रहा हूँ कि बोरीवली में रहते थे, नेपियनसी में वो रहते थे, तो क्या सुबह 4 बजे का बताया आपको? 4 बजे पहुंचे? शाम को 4 बजे। हाँ, क्योंकि बहुत दूर है दोनों। हाँ, दोनों दूर है, पर वो चूंकि उस्ताद साहब ने बोला था तो मैं तो 2-2:30 बजे घर पे तैयार होके बैठ गया था, 1-1:30 बजे। वहां से फिर 4 बजे उनके घर पहुंचा और ये सब बातें थी शाम को। तो फिर काफी देर हो गया, अब्बा जी रेस्टलेस होने लग गए और उनको लगा कि मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ और बच्चे सब कहाँ से आके बैठ जाएंगे क्लास में आके, मैं नहीं पहुंचा तो बोले ये इनजस्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि तेरे पास लाइसेंस है, ऐसे करके पूछा उन्होंने मुझे। मैंने बोला अब्बा जी है। तो अब्बा जी को लाइसेंस बताया मैंने, है अब्बा जी। तो देखा उन्होंने, तो बोले ठीक है चलो। तो हम दोनों लिफ्ट से नीचे उतरे, पहले माले पर उनका फ्लैट है नैपियनसी रोड पर, और हम लोग नीचे उतरे और अब्बा जी की गाड़ी मैंने शुरू की। फिएट से हम लोग निकले और पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में थोड़ा प्रेशर ये था, मैं चलाना जानता था, मुझे ड्राइविंग का शौक भी है बहुत, लेकिन एक मेंटल प्रेशर था कि इतना बड़ा उस्ताद और पीछे बैठा, मेरी हर जरा सी भी भूल नहीं होना चाहिए गाड़ी चलाने में, एक ऐसा एक मेंटल प्रेशर था। तो निकलते निकलते बीच में अब्बा जी ने अपने अंदाज में सिगरेट सुलगाई। क्लास के करीब पहुंचने वाले थे, हाजी अली पहुंचे हम, तो पीछे से एक पारसी महिला ने मुझे ओवरटेक किया। एक पारसी महिला थी, वो गाड़ी चला रही थी। तो मैं अपना स्ट्रेट लेन में था, क्योंकि बॉम्बे में वैसे देखा जाए ड्राइविंग बहुत बड़ी आसान है सुनील भाई, क्योंकि बड़ा अनुशासित वो लोग रहते हैं गाड़ी चलाने में। तो मैं आया और पता नहीं शायद किसी दूसरे का गुस्सा मुझ पर उतारना चाहती और मुझे ओवरटेक किया और मुझे ऐसा कुछ बोली वो कि ए क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, ऐसा वैसा कुछ उन्होंने संवाद कहे। और वो लेफ्ट हैंड साइड से जहां अब्बा जी बैठे थे उधर से निकले। तो अब्बा जी ने वो बात सुन ली, तो बोले ये
क्या बोल रही है, ऐसा इंसिडेंट। मैं अब बहुत प्रेशर में मैं गाड़ी चलाऊं या अपना उसके बारे में बात। मैंने कहा कुछ नहीं अब्बा जी, कुछ नहीं, नहीं कुछ बोलिए वो। तो मौका ऐसा मिला कि वो रेड सिग्नल पे जाके रुकी और मेरी गाड़ी भी बिल्कुल उसके सामने जाके रुक गई। अब अब्बा जी थे और सामने वो गाड़ी जो महिला चला रही थी उसके ऊपर। तो वो जो उन्होंने मजा से बोले, कहाँ तुम बेताली होके इधर उधर भटक रही है, अपने ताल में चल, लय में चल तो मुकाम पर पहुंचेगी, नहीं तो कहीं और जाके गिरेगी। तो ये संवाद जो था वो मेरे लिए एक ऐसा था कि अब्बा जी ने मेरे लिए बोला, एक फील आया कि अब्बा जी ने मुझे बैकअप दिया, मैं गलत नहीं था, ऐसा उन्होंने। तो वो एक इंसिडेंट था के साथ। लेकिन उस महिला को भी डांट कर उन्होंने जीवन दर्शन की बात की। जी ये अपने आप में फिलॉसफी है लाइफ की। हाँ, कहाँ कैसे चलो जी, तब सही जगह पे मंजिल पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये उनका अंदाज ही कमाल का था। अच्छा, जब वहां से आप लौट, धार आपको ने कब छोड़ा? धार तो एक बहुत अच्छी नगरी है। धार से इंदौर आने की वजह क्या रही थी? पिताजी का सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज में, और अच्छा, उस तरह से। जी, तो इसलिए यहाँ ज्वाइन करना था, और इसलिए उन्होंने धार छोड़ा। फिर धार से इंदौर आ गए और फिर इंदौर के ही होकर रह गए हम लोग। और वैसे हम लोग महाराष्ट्र के मल्ठन जिले के हैं। हमारे जो दादाजी जो थे, महाराष्ट्र के जो मल्ठन गांव है, वहां से हम लोग आए। वो लोग फिर धार महाराज ने दादाजी को अपने यहाँ आश्रय दिया और फिर वो सिलसिला चला आगे। इधर अपने पहली सार्वजनिक सभा कब हुई? पहली बार वादन का मौका किसी कार्यक्रम में, वो मुझे जरा बताओ। हाँ, मुझे मौका तब मिला जब मैं स्कूल में था। तो मुझे स्कूल के एनुअल फंक्शन में हमेशा सोलो प्रदर्शन के लिए हमारी क्लास टीचर बोलती थी। तो मेरी शुरुआत जो हुई वो स्कूल से हुई, सुनील भैया। फिर यहाँ पे लोकल स्तर पे जो अच्छे समारोह जो हमारे इंदौर में होते आए, फिर धीरे धीरे वहाँ शिरकत करना शुरू किया। और जैसे अब संगीत पे तो ऐसा नहीं होता है कि एक फलाने की एडवर्टाइजमेंट आप डाल सकते हो कि ऐसा क्रिकेट बजते हुए आया और टीवी पर आया कि अरे फलाना फलाना तबला वादक वो अच्छे हैं, आप उनसे बजवाइए। ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको निरंतर आपके प्रदर्शन से ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से अपना एक मुकाम बनाना पड़ता है। तो ऐसे सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर किन किन शहरों में जाना हुआ बाद में, सार्वजनिक सभाओं में? जी, मैं काफी घूमा, जैसे कलकत्ता है, मद्रास है और बैंगलोर है, और उसके बाद मुंबई, पुणे और लखनऊ, बनारस। ऐसे जब थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों से बातचीत होने लगी, शायद उनको मेरा कुछ काम पसंद आने लगा, तो फिर उन्होंने मुझे वहां बुलाना शुरू किया। और अपने मध्य प्रदेश शासन के जितने प्रोग्राम होते हैं, वो लोग जब यहाँ परफॉर्म करने आते हैं तो फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं वो लड़का अच्छा है, मैं उसको साथ में लेता हूँ। तो एक ऐसा सिलसिला बन पड़ा जो आज तक ईश्वर की कृपा से कायम है। कुछ एक अच्छे संगीत समारोह भी स्मरण में होंगे जो मेरे जीवन का लाइफ टाइम। मुझे आपको एक बता दूं, जब मैंने तानसेन समारोह, मेरा जो रियल करियर है वो उसी का है। वो YouTube पे है, लिंक मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। YouTube पे जो इंसिडेंट है वो तानसेन समारोह का है। वो जब 2004 की बात है, जब मुझे पहला आमंत्रण मिला कि आपको तानसेन समारोह में शिरकत करनी है। और मध्य प्रदेश शासन, आपने देखा होगा कि जितने भी कार्यक्रम करता है, सारे जितने भी देश के कलाकार हैं वो कहते हुए ये नहीं थकते कि जितने कार्यक्रम इस स्टेट में होते हैं वो कहीं भी नहीं होते हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि वहां पर आके हम परफॉर्म करें। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और इंदौर शहर में रहता हूँ। तो जब तानसेन समारोह में उस्ताद आशीष खां साहब के साथ, सरोद के साथ जब मुझे मौका मिला,
तो वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब तानसेन समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया। तो जैसे मालूम पड़ा मुझे कि बाबा अलाउद्दीन खां साहब के पोते उस्ताद आशीष खां साहब के साथ मुझे संगत करनी है, तो मुझे सारी अपना जो रियाज करने के जितने भी समय है वो सब मुझे याद आने लगा कि मैंने सही किया है ना, क्योंकि इतने बड़े उस्ताद के साथ मुझे बैठना है। तो उनको समहाउ कुछ ना कुछ तो मेरा अंश उनको कुछ पसंद आए, ये एक प्रयास मेरा था। तो मैंने उनको फोन किया जब मुझे मालूम पड़ा। अच्छा, मैं वहां टोल ले रहा था कि उस्ताद साहब आ गए क्या, अपने अधिकारियों से पूछता कि साहब उस्ताद साहब आ गए क्या, बोले हाँ आ गए। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का स्टूडेंट हूँ और खां साहब आप क्या बजाएंगे जिससे मैं थोड़ा सहज हूँ, क्योंकि मैं छात्र की हैसियत से आपको फोन कर रहा हूँ। तो उनको जब मैंने ये कहा तो पहला उनका शब्द आया जीते रहो। तो थोड़ा विश्वास, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे में आया। तो बोले कुछ नहीं, बोले अपने उस्ताद का नाम लो और शुरू हो जाना। और उन्होंने ये मुझे नहीं बताया कि वो क्या परफॉर्म करेंगे स्टेज पर। अब मेरे लिए बहुत बड़ी दुविधा थी, इतना तनाव था सुनील भैया, मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं इतना तनाव, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पर किसी ने रख दिया हो। शाम का वक्त हो चला और मैं फिर रेस्टलेस कि कहीं से कुछ पता लग जाए कि उस्ताद साहब परफॉर्म क्या करेंगे, मैं थोड़ा सहज हो जाऊंगा। अब उस्ताद साहब का आखिरी आइटम था, तो हॉल पर हम लोग पहुंचे जहाँ से तानसेन समारोह होता है बाबा की मजार पे। वहां गए, हमने पैर वैर छुए, मैंने उनसे अच्छा, बोले तुम हो हितेंद्र, अच्छा वगैरह, बैठो 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 बैठो, सरोद वरोद मिलाया। कमाल का मिजाज उनका, मुझे तो इतना डर लग रहा था। वैसे वो बड़े क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एकदम मिक्सअप नहीं होता है एकदम, वो उनका मिजाज बड़ा संभालना पड़ता है। तो मैं सब अपना दिमाग में चल रहा था कि रूपक बजाएंगे तो क्या बजाना है, झपताल बजाएंगे तो क्या मुझे करना है, तीन ताल बजाएंगे तो क्या। स्टेज पर चढ़े, तकरीबन 5 से 7 हजार ऑडियंस होगा वहां पे, और सामने अपने मध्य प्रदेश के नामी गिरामी तबला वादक भी मौजूद थे, जिनका मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने कहा दादा आपकी पॉजिटिव वाइब्स, आपका आशीर्वाद ही बजवाएगा, मुझे तो बहुत तनाव है कि उस्ताद साहब के साथ कैसे क्या होगा। तो सभी ने मुझे सराहा, बोले कुछ नहीं, बोले अपना जो मिजाज है वैसे बजाओ और शुरू करो। आलाप जोड़ झाला हो गया, तब तक उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया और अंत तक नहीं बताया वो क्या बजाएंगे। और जैसे उन्होंने गत शुरू की विलंबित ताल में, वैसे उन्होंने मुझे धीमे शब्दों में कान के पास बोला, बोले बस अब्बा जी का नाम लो और शुरू हो जाओ। अच्छा। हाँ, वो उनके लिए तो आसान है, इतने बड़े उस्ताद है, कोई चीज उनसे छूटी नहीं, वो मंझे हुए और इतने तपों की साधना है, उनके ऋषि मुनि लोग हैं वो। और मुझे समझ में आया कि ये ताल 3 ताल है, लय समझ में आ गई। ईश्वर की कृपा से अब्बा जी का नाम लिया और शुरू किया। तो पहली उठान जो हुई उसमें वो बड़े सेटिस्फाइड, इसमें उन्होंने जब धीरे से मुझे बोला वाह, तब वो एक विश्वास जब बना, तो मैं फिर थोड़ा खुल गया मंच के ऊपर। और ये अभी यहाँ खत्म नहीं होता है सुनील भैया, ट्विस्ट अभी आएगा अभी। और ये करते करते जब शुरू हुआ, सब सामने जो हमारे पंडित गुणीचंद बैठे थे, उन्होंने भी ऐसे हाथ से मुझे बताया कि जीते रहो, अच्छा हो गया, अब सहज रहो, बजाओ खुल के, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो जब हम मध्य लय से द्रुत लय में पहुंचे, तो ठेका चल रहा था ना धिन ना ना धिन ना ना धिन ना तक धिन ना। तो अब वो करते करते अचानक मैं अपना गर्दन नीची करके धिन ना, बड़ा तन्मयता से अपना ठेका लगा रहा था कि कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम एक जैसा चलना चाहिए। अचानक सरोद की आवाज बंद हो गई और मेरी आंख खुली, तो उन्होंने सरोद नीचे रख दिया था और उन्होंने हाथ से ताली दी और मुझे सोलो वादन के लिए आमंत्रित किया। क्या तो ये अच्छा नहीं सुनील भैया, आपने क्या बात है जरूर बोली, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन लय कौन सी छोड़ी क्या है ये सब कुछ भी दिमाग में नहीं था।
तो आप वो वीडियो में देखेंगे कि लय में देख रहा हूँ चला तीसरे जाति अंग से, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये लय ज्यादा हो जाएगी, ऊपर जाने में गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैंने खंड जाति का रेला जब बरता, तो वो पूरी कंप्लीट सर्कल बजा के जब सम पर आया, तो लोगों की, श्रोताओं की तालियां और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद सफल हुआ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उस्ताद साहब मुझे बोले कि बहुत अच्छा साध रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अब्बा जी से कहूंगा कि आपका एक शागिर्द मिला था, मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा, ऐसा उन्होंने। ये मेरे लिए बहुत, उसी के बाद कमानी ऑडिटोरियम में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ उनकी संगत थी। तो ये मेरे लिए, मेरे जीवन में बहुत ना भूल सकने वाली घटना थी। सुनील, हम कुछ तबला सुने भी तो तुमसे, तब तो बात बनेगी जी। तबला मेरा नहीं दिख रहा है शायद आपको। कोई दिक्कत नहीं है, आपका फेस दिखना चाहिए। हाँ हाँ, ये रेला है जो मैंने अब्बा जी से पहली बार सीखा था, जो उन्होंने मुझे बताया था, ये रेला सुना था। हाँ हाँ। वाह, अभी दैनिक रूप से कितनी देर अभ्यास चलता है हर दिन? आमतौर पर कलाकार लोग अपना रियाज बताते नहीं है लेकिन हाँ, फिर भी जब अब्बा जी के पास सीखता था बॉम्बे में रहकर, तो समय मिल जाता था, 8-10 घंटा 12 घंटा उतना समय मिल जाता था। और अभी आप उसका आधा समझ ले, 5-6 घंटा उतना हो जाता है। इसमें अभी बहुत सारे आपके मित्र भी ज्वाइन हुए जी। उनमें किसी ने पूछा कि वर्तमान में कलाकारों को जो इस फील्ड में जो और भी नए लोग आना चाहते हैं, आते हैं, उनको क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए? उनको पहले, मेरे यहाँ जितने भी छात्र हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए आप, इस विद्या के ऊपर। क्योंकि आने वाले समय में, अभी तो और लॉकडाउन का समय है, आने वाले 1.5-2 सालों में कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल वाला समय आने वाला है, क्योंकि गैदरिंग होगा नहीं, और ये परफॉर्मेंस की विद्या है। तो मेरे यहाँ जितने भी छात्र आए वो सारे आज इंजीनियर है, कोई फौज में है, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उनको जितना जमता है वो उतना करते हैं और उसकी साधना भी करते हैं। तो अभी मैं तो यही कहूँगा, जो बच्चे लोग आना चाहते हैं, कि एक पिताजी का हमारा एक तकिया कलम था कि धा दिन दिनना, मतलब धा दिन दिनता याची चिंता, ऐसे वो बोलते थे। जब मैं रियाज करता था, मुझे बोलते थे सिर्फ रियाज कर, अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में भी सोचना जीवन में आगे क्या है क्या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ लिख जाएं,
एक अपनी डिग्री हाथ में ले ले और कम से कम ये रहे कि आगे कुछ भी यदि विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो आज आपकी एक जो क्या बोलते हैं फिक्स इनकम है वो आपके खाते में आती है, तो उससे आप कला और अच्छा कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। किन किन बड़े कलाकारों के साथ जुगलबंदी या संगत करने का मौका मिला वो जरा हम जानना चाहेंगे और हमारे साथी भी। जी जैसे मैंने पहला नाम बताया उस्ताद आशीष खां साहब जी के साथ बजाया मैंने। उसके बाद पंडित रोनू मुजुमदार जी हैं और अश्विनी भिड़े देशपांडे जी हैं, उस्ताद शाहिद परवेज जी हैं, उस्ताद निशात खां साहब और पंडित अजय पोहनकर जी हैं और भी कहीं जैसे मैं अपकमिंग में जैसे विवेक सोनार जी हैं और नीलाद्रि कुमार जी हैं और काफ़ी बहुत और भी नाम है जो एकदम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन और भी नाम जैसे आपको और बताऊं, निशात खां साहब का मैंने बताया, अपने नाम भूल रहा हूँ, संदीप चटर्जी हैं, उसके बाद देवव्रत जी हैं। तो ऐसे कई नामी गिरामी कलाकारों के साथ मुझे मौका मिला और हर बार मैंने सीखा है उनसे मंच पर। जब मैं संगत किया हूँ तो उनके साथ मुझे सीखने ही मिला। जी, अमूमन एक आदर्श कलाकारों कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि में? आप इतना बड़ा संसार आप देख रहे हो लगातार, जी, एक से मूर्धन्य और बड़े लोगों को देख रहे हो, सबके स्वभाव को भी आपने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। आपकी दृष्टि में एक आदर्श कलाकार किस तरह का होता है? आदर्श कलाकार मैं ये मानता हूँ कि यदि उसको मेरा तबला अच्छा लगा है और या किसी और का, तो वो जैसे सामने उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं वो पीछे भी उनके बारे में अच्छा ही बोले। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि नहीं है तो किसी को दुखाने की भी जरूरत नहीं है, तो उसकी तारीफ भी ना करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आदर्श कलाकार एक तो अपने और संगीत के प्रति और हर कलाकार की साधना का उसने सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि चाहे वो कला हो या लेखन कला हो या नाट्य कला हो या नृत्य कला हो, सबके अपने अपने जतन होते हैं, कष्ट होते हैं, उसके बाद ही वो किसी मुकाम पर पहुंचता है। तो हर कलाकार ने हर कला की, हर कलाकार की साधना का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मैं आदर्श कलाकार मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए। आपको अमूमन किस शहरों में श्रोताओं ने ज्यादा प्रभावित किया? किस शहरों के कार्यक्रम में आपको ज्यादा मजा आया? मुझे मुंबई, उसके बाद भोपाल में मैं काफी बजाया। भोपाल में कितने कलाकार लोग आते हैं, वहाँ उनके साथ परफॉर्म करने के लिए मिला। इंदौर मेरा होम टाउन है, यहाँ भी। अकोला महाराष्ट्र में, पुणे में, और बहुत 2-4 जगह जैसे राजकोट है गुजरात में, अहमदाबाद है, तो वहाँ अच्छा लगता है। अहमदाबाद सप्तक इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होती है 13 दिन की, तो वहाँ ऑडियंस में दिग्गज तपस्वी पुरुष रहते हैं, तो आपकी परीक्षा भी हो जाती है और आपको और साधना करने का बल भी मिलता है। तो ऐसा मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे इन शहरों में श्रोताओं से प्यार मोहब्बत मिली है। कुछ ऐसी घटना याद आती है जो आपको यादगार बन गई हो? वादन आपने किया हो, कि अचानक कोई ऐसा प्रशंसा किया, कोई कलाकार जिसने अचानक से बहुत प्रभावित हो गया, आपको कोई अच्छी बात की हो, आप भूल नहीं पाते हो? ऐसी 2 बार ऐसा हुआ। एक तो मैं बताऊं, तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है, जब वैदिक आश्रम में जो रंग पंचमी के उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम होता है, जो पंडित कुमार गंधर्व जी के समय से वो परंपरा चली आ रही है, वहां पे होता है हर साल। तो मैं सोलो वादन कर रहा था और जब मेरा सोलो मैं बजा रहा था तो दरवाजे में एक व्यक्ति मुझे नीचे बैठकर सुन रहा था, और कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो मेरे पास आए वो, और सर पर बहुत हाथ रखा और 20 रुपए का नोट उन्होंने निकाल कर मुझे दिया
बोले मैं तो यही दे सकता हूँ और ये संभाल कर रखना। तो ये घटना, और दूसरी जब कुंभ में आप शायद होंगे उस कार्यक्रम में, जब मैं और पखावज के साथ में जुगलबंदी कर रहा था तो अचानक एक साधु नाचने लगे। वो इतने लीन हो गए, एक मलंग बाबा थे वो, और इतने लीन हो गए और गोल ऐसे चक्कर काटने लग गए। और जी मुझे आश्चर्य ये हुआ कि जो गोल मैं बजा रहा था वो पैरों से वही निकाल रहे थे। क्या ये मेरे पास वो वीडियो भी है, छोटी सी क्लिप है, वो संभाल के आर्काइव्स में मैंने रखी है। तो ये घटना मुझे जब मालूम पड़ी तो मैं आधा उनको देखूं, मैं बजा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भी शून्य में चला गया और हाथ मेरे कौन बजा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब एक अध्यात्म का विषय वहां पे ऐसा क्रिएट एक माहौल हो गया। तो आकर मुझे मिले वो, और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और मैं जब उनको बोला कि मैं आपसे मिलता हूँ महाराज जी, तबला में रख कर आपसे पुनः आशीर्वाद लेने आता हूँ, और जब मैंने वो तबला अपना बैग में रखा और जब बाहर गया तो वो मुझे मिले नहीं, दिखे नहीं। वो पता नहीं वो शक्ति कहाँ गायब हो गई आशीर्वाद देके। कई बार ये लगता होगा ना कि धार जो आपकी अपनी भूमि थी, जमीन थी, जहाँ से आपने शुरुआत की जी, वहां पर कभी कोई सभा हुई हो ऐसी जो आपको याद कराती हो, या कभी ऐसी ख्वाहिश हो ऐसी किसी सभा में जो धार में आयोजित हो? हाँ, मैं अगेन वही आ रहा हूँ जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के ऊपर जो ऑर्गेनाइज होता है अपने मध्य प्रदेश शासन ही करता है, जो हर साल होता है। उसका मैं शीर्षक भूल रहा हूँ। तो भारत पर्व, हाँ भारत पर्व। तो उसमें मुझे 2-4 बार मौका मिला। तो कलाकार ने फोन किया, बोले हितेंद्र भाई आप धार चलेंगे? तो एकदम धार का नाम सुनते से मैंने बोला मैं अभी निकलता हूँ, आप कब आ रही हैं या आ रहे हैं? तो जब मैं वहां परफॉर्म करने गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिताजी के समय के जो व्यक्ति वहां थे, तो उन्होंने पिताजी का नाम लेके, मतलब जैसे अपन दोस्त यारी में जैसे नाम लेते हैं, अरे राजेश कैसा है, तो ऐसे करके उन्होंने नाम लेके मुझे बोला कि तू उसका लड़का है ना, ऐसे करके। तो उन्होंने फिर मुझे दादाजी की बातें शेयर की। तो मैं तो कार्यक्रम के बाद एक वो उस धरती से ऐसा है, उस मट्टी से ऐसा जुड़ाव है कि मैं वहां जब भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि पिताजी दादाजी के समय का ये समय क्या होगा वहां पे। और मैं जब भी जाता हूँ तो मेरा एक वो है, वहां की मिट्टी का तिलक जरूर लगाता हूँ, उस मातृभूमि का, उस मिट्टी का। तो धार में तो सुनील भैया जब भी जाता हूँ एक अलौकिक आनंद रहता है वहाँ पे। धार वो जगह भी है, कुछ समय हमको भी वहाँ बिताने का मौका मिला जी। जब हमारे पापा का ट्रांसफर हो गया था वहाँ पर, उस समय हम 11th में थे। तो वो 3 साल वहाँ के कुछ विकास खंडों में भी रहे वो। तो उसी समय मेरे को सरदारपुर, कुक्षी, बाग, तिरला, ये सब विकास खंडों के नाम याद है, जगह पे पापा रहे। तो एक बस चला करती थी अलीराजपुर से भोपाल राज्य परिवहन निगम की, उसमें बैठ करके हम लोग जाया करते, 7 घंटे करीब लगते थे। अरे बाप रे, अब सब कितना समय के साथ सब कितना आधुनिक हो गया, लेकिन धार को लेकर एक मेमोरी बनी हुई है। जी बिल्कुल। जो भोजशाला देखी, या कि नित्यानंद जी का आश्रम देखा, फड़के स्टूडियो की याद है मुझे। हाँ बिल्कुल, मुझे फड़के स्टूडियो का भी एक इंसिडेंट याद है। जब पापा मुझे फड़के स्टूडियो लेके जाते थे तो फड़के साहब खुद उस्ताद अहमद जान तेरे खां साहब से तबला सीखे थे, आपको याद होगा तो। ये सुना था मैंने। हाँ, तो अब वो तो गुजर गए फड़के साहब। तो काफी टाइम बाद मुझे एक दिन अचानक याद आई कि अपन जाते हैं और वहां के तबले देखते हैं कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि वहां उनको संभालने वाला तो कोई है नहीं। तो मैं और पापा गाड़ी निकाल के हम सीधे पहुंच गए फड़के स्टूडियो। वहां गए तो एक चौकीदार ने दरवाजा खोला, चूंकि तीनों भाई थे वो गुजर चुके थे। अब वहां उन्होंने ट्रस्ट बनाया उसका, फड़के स्टूडियो का। तो एक चौकीदार सामने आए और मैंने बोला अरे मैं जब पापा के समय पे आया था, आप
तब भी थे, आपको याद है? बोले हाँ, अरे बोले तू दीक्षित का लड़का ना, वो भी वैसे ही पापा के सब। मैंने कहा जी जी जी। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना है, म्यूजियम तो नहीं देखना, लेकिन जो तबले रखे थे, जो उनके सामने मैंने बजाया था जिस तबले के ऊपर, वो तबले किस स्थिति में है, क्या है, वो देखना है। तो उसने बड़ी उससे बोले अरे हाँ आ जाओ, देख लो, पानी वानी पियो थोड़ा। उन्होंने देखा तो वो तबला मैंने देखा, और मैंने उनसे जिद की कि ये मुझे ले जाना है सब, जो भी दो चार तबले रखे हैं। और मैंने कहा मैं इसके लिए कुछ भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये तबले जो है ये ऐसे इतिहास के गवाह है, जो ये बोल तो नहीं पाते, लेकिन ये जब हाथ में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो दौर मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा मेरे मन में भाव आया। पर वो बोले नहीं, तो ट्रस्ट है, वो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, और काफी उसमें वो बहुत सारी चीज हो गई, तो फिर वो चीज अधूरी सी रह गई। और दूसरी आपने देखा होगा सुनील भैया, जब कालका एक माँ का मंदिर है वहां पे आगे जाके, तो कालका देवी जब हम चढ़ते हैं, वो जो चढ़ा है वहां ऊपर जाके, हाँ, जब वहां पे एक लाल कलर की जो सीढ़ी का एक गेट बना है ऊपर जाके, लाल कलर का, तो वहां उस समय में दादाजी बैठकर रियाज करा करते थे, उस जगह पे माँ को गाना सुना के आते थे। तो ये मुझे याद है। और उस टाइम के जो पुजारी थे वो याशिका का एक कैमरा हमारे पास होता था, तो हम अपनी फिएट गाड़ी में, सेकंड हैंड गाड़ी में बैठकर जाते थे, और तब वो पुजारी अगेन वही, क्यों दीक्षित कैसा है, तेरा लड़का कैसा है, बोले ये रहा, इसको आशीर्वाद दे भाई। तो वो बचपन के मित्र थे वो पंडित जी और पिताजी, तो वो बताते थे कि तेरे दादाजी यहाँ बैठकर गाना सुनाते थे, माँ की सेवा करते थे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मैं ऐसे घराने में, ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ संगीत की पूजा होती है। तो है। अभी आज की स्थिति को देख के क्या लगता है आपको, जो वातावरण इस समय चल रहा है जी, उसके लेकर कोई निराशा है, या एक एनर्जी है कि नहीं, इसके बाद भी कोई ना कोई रास्ता है, और जो हौसले की बात है, क्या सोचते हैं? निराशा नहीं, आशा है और उत्साह है इस बात से कि अब नया उदय होगा, एक दौर कुछ जो पहले का था उससे और ऊपर, और अच्छा संगीत, और अच्छे कलाकार नए परिवेश में आएंगे। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने 5 मिनट का वीडियो है, उसमें उसने 73 राग, 73 रागास उसने एक के पीछे एक सुना दिए, 5 मिनट 40 सेकंड का। तो मुझे फिर वो दौर याद आया कि जब वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होती थी, जो 3 मिनट में सारा गाना खत्म हो जाता था। तो हम सोचते थे 3 मिनट में गाना कैसे होगा, लेकिन 3 मिनट का आज सुनते हैं तो इस परिवेश में ऐसा लगता है कि वाकई कम समय में अपनी अधिक से अधिक बात कह देना, ये समय की आजकल के समय की आवश्यकता है। तो वही मैं तो सोचता हूँ, वही पुराना जो स्वर्णिम समय था वो वापस आया, लेकिन इस वर्तमान समय में नए परिवेश में। लेकिन हम ये कामना करते हैं कि वापस वो सब समय फिर लौटेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी भी हम सब अपने धीरज का प्रदर्शन कर रहे हैं जी, अपने भीतर के संतुलन को बनाए हुए हैं जी। और एक ये बात तो सही है कि जो एक बहुत स्थूल वाक्य जो हमेशा इस पूरे परिदृश्य में कहा गया सबके द्वारा जी, कि घर में रहो, परिवार के साथ रहो, तो परिवार के साथ रहने का भी एक बड़ा सुख। मतलब नौकरी पेशा लोग तो केवल परिवार में सोने के लिए आते हैं। सही बात। सुबह नौकरी पर गए, रात को लौटे, सो गए जी, फिर सुबह निकल गए। तो इन सब के बीच जब लगातार एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को जानने का जो मौका मिला, बिल्कुल, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, ऐसे कई अवसर जिस समय मान लो हमको हमारे किसी व्यक्ति की जरूरत है कोई बात कहने के लिए, सुनने के लिए, वो उस समय नहीं है जी, अब हमको 4 घंटे बाद मिलेगा तो शायद वो बात या वो कोई ढंग से कुछ ना कह पाए। लेकिन ये है कि इस समय इस सबके साथ साथ आपको मान लो कभी लगा कि मैं अपने परिवार में बैठ के किसी को तबला सुनाऊं या कोई 3 ताल सुनाऊं या कोई राग बेशक प्रस्तुत करूं, तो ये सब चीजें जो है ये एक अच्छा समय, एक अनुकूल समय भी इसको उस तरह से लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये तो है कि अगर मनुष्य
हर चीज का प्रतिवाद ही करता रहेगा, उसको कहा गया घर में रहो पर वो बाहर ही निकलेगा, बाहर भी तो बड़ी अराजकता फैलेगी। वाकई ये हमारे मस्तिष्क के साथ भी जुड़ी हुई चीज है और मन के साथ भी जुड़ी हुई चीज है। जी बिल्कुल सही। तो हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय समाज और देश के साथ साथ कलाओं के लिए भी बेहतर हो। मुझे एक अभी जी आप कुछ कह हाँ रहे थे। बोलिए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि हम वाकई लॉकडाउन के ऊपर से चर्चा हो रही थी कि वाकई हम शुक्रगुजार हैं उन गंधर्वों के कि जो स्वर्ग लोक से ये कला मृत्यु लोक में लेके आए। तो आज आप देखिए जो कलाकार और संगीतकार नहीं है तो वो कम से कम अपने घर में शाम को या सुबह कोई भजन लगा के रख देते हैं, कोई मंत्रों का जाप कर देते हैं, उसकी सीडीज या कुछ वो चला देते हैं। तो वाकई मतलब कितने बड़े एहसानमंद हैं हम लोग, इस जन्म में उनका कितना आभार माने उतना कम है कि गंधर्वों के माध्यम से संगीत इस हमारी धरती पर आया। सच में जी ये बहुत आध्यात्मिक रूप से बात की जाती है कि हमारे बहुतेरे देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई साज या वाद्य है। क्या बात है, बिल्कुल। मतलब शिव है तो डमरू है, सरस्वती है तो उनके पास कुछ है, तो जी। हर देवी देवता ने कुछ ना कुछ वाद्य को साधा है। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवन व्यवहार में और हमारे एक सांस्कृतिक हमारी अस्मिता में इसका एक बड़ा महत्व है। सही बात। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो समाज में आई हैं, जीवन में आई हैं, ये सब एक महत्वपूर्ण है पीढ़ियों के लिए भी, आने वाले समय के आने लिए। वाले समय में वाकई ये कुछ जी। तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई, आवाज जा रही है। निशा जी ने आपसे कुछ पूछा है तो ये जी पढ़ने में आ जी रहा है निशा आपको? जी। हाँ बहुत खूब ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत, मुझे हृदयनाथ मंगेशकर जी से मुलाकात याद आ गए। जो कंपन उस समय हो रहा था वही एहसास अनुभव हुआ। अरे धन्यवाद निशा जी। हम तो धन्यवाद करते हैं सुनील भैया का कि वो ऐसे उपक्रम लाते रहते हैं और सबको बड़ा सुरीला उलझा के रखते हैं वो लोग, वो सुनील भैया हमारे। तो ऐसे उपक्रम होते रहने चाहिए। धन्यवाद निशा जी, आपने जो कमेंट लिखा। सुरुचि मोहता जी लिख रहे, राजस्थानी संगीत में कुछ बंदिशें हैं जिसमें 33 मात्रा का एक आवर्तन होता है, उसका ताल क्या होगा? हाँ जरूर, राजस्थानी संगीत कह ले या हमारे ध्रुपद में भी कह ले सुरुचि जी, लक्ष्मी ताल होते हैं 28 मात्रे के। इवन तो हम झुमरा जो बजाते हैं वो 56 मात्रे का होता है। सुरुचि जी थोड़ा अपडेट कर लीजिए, 33 मात्रा नहीं 56 मात्रे का भी ताल है। तो ये भी आप सुनिए, उसका परिवेश अलग है, वो ख्याल गायन है, लेकिन राजस्थानी संगीत में कुछ बंदिशें है, बिल्कुल है। तो उसका ताल उस हिसाब से, हर ताल की मात्रा उस हिसाब से क्या नाम है वो वहाँ के वातावरण वहाँ की जगह के अनुसार होता है। निशा बुधे जी धन्यवाद। और ममता जी लिख रही। हाँ ममता जी कलाकारों व्यवहार को लेकर कह रही है। तो अब व्यवहार जो है वो दरअसल स्वभाव से प्रेरित होता है और ये केवल कलाकारी सारे मनुष्य पर ही निर्भर करता है। सबका अपना अपना दृष्टि, सोच और नजरिया होता है और कभी कभी कोई समय होता है उसके व्यवहार का भी, और जी हम मान के चलते। ममता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और व्यवहार के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। आज जैसे मम्मी ने कहा, मम्मी से आज मेरी गुफ्तगू हुई, मैं उसका वीडियो साझा करूंगा। तो बस संगीत सीखना है तो सबसे पहले अदब और नम्रता की भाषा आनी चाहिए। सबसे पहली जो की है संगीत सीखने के लिए, अदब होनी चाहिए। लेकिन कुछ कलाकारों के व्यवहार जरूर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन निर्विवाद रूप से है, उसको स्वीकार भी करेंगे जब चर्चा होगी। तो ऐसा कुछ प्रसंग बनेगा तो हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा परकेशन हाथ में आ गया, थोड़ा सा तिरकिट आ गया या गले में कुछ तान आ गई तो व्यवहार में एकदम चेंज आ जाता है। मतलब वो फिर ऐसा लगता है कि अरे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, देखा फलाना लाइक्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फोटो डल रहे हैं।
तो ये व्यवहार जो है ना, ये व्यवहार ऐसे जो गैजेट्स हैं, जो ऐसी घटनाएं होती है, इस वजह से कलाकार के व्यवहार भी थोड़े बेसुरे हो जाते हैं। इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, आईफोन ले लेंगे बड़ा, और कुर्ते आप देख लीजिए बहुत कमाल के आ जाएंगे, बहुत सारी तबले का बैग हो जाएगा ट्रॉली वाला एकदम एक्सपेंसिव, हो सकता है उनके पालक उतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन व्यवहार में वो बात आ गई है तो फिर वो सब इफेक्ट करती है। सुंदरलाल जी, हितेंद्र भाई जी, आपने अपने बारे में इतनी खुशियां बांटी, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। हमें धन्यवाद देना चाहिए सुनील भैया का, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनको थैंक्स बोलूं या उनके मान सम्मान में कसीदे पढ़ूं, लेकिन ये सत्यता है। धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई के लिए। सुंदरलाल मालवी बहुत अच्छे लोग गायक हैं उज्जैन के। वाह। और ये मार्च के कलाकार भी हैं, मार्च में अभिनय करते हैं ये। सुनील भाई, अब व्यवहार की बात हो रही थी, देखिए अब ये सब सामने आ जाता है। कितने प्यार से उन्होंने धन्यवाद और अच्छी बात के लिए अपने को हौसला अफजाई की। ये लोकगीत वाले कलाकार भी बड़े दिल के सच्चे और सरल देखे मैंने, जितने भी देखे हैं। बहुत बहुत। सुंदरलाल जी की कला, अब ये हमारे आने वाले 2-4 दिन में हमारे अतिथि होंगे, आप इनको सुनिएगा। हाँ। और इनके एक तो मैं पहले इनको केवल मार्च में अभिनय करते देखता था। हाँ। और वो भी रानी का, स्त्री पात्रों का अभिनय करते थे जी। पर जब इन्होंने मालवा की लोक धुनों को सुनाया, लोक संस्कृति से जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए, तो मुझे लगा कि कमाल है साहब, और उतना ही विनय, उतनी विनम्रता। वाकई। और हमारे शास्त्रीय संगीत में जो ख्याल बने हैं, जो बंदिशें बनी है, वो लोक गीतों से ही आई है सुनील भैया, आप कभी पढ़ेंगे तो। इसमें मान सिंह भोंदिया जी भी सुंदर थे हमारी बातचीत। अरे वाह, प्रणाम मेरे उनको। जी। ये सुंदरलाल जी को याद है, आप कालिदास समारोह में आपसे मुलाकात हुई है शायद आपको। जी सुंदरलाल जी, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, आप जुड़े हैं हमारे से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे जरूर। तो अब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ हितेंद्र भाई। थैंक यू सो मच। एक अच्छी शाम यादगार जी याद रहेगी, और आप आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहिए जरूर, और देखते रहिए ये कार्यक्रम किस रास्ते पे जा रहा है। कुछ अपने सुझाव भी मुझे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे सभी सुनने वालों का भी। शुक्रिया, धन्यवाद।